वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिचा और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। अपने पिछले वीडियो में मैंने फोटोसिंथेसिस क्या है आपको बता दिया था। फोटोसिंथेसिस में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है ये अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लिए थे। फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है हमने ये भी जाना था। और फोटोसिंथेसिस में वाटर का क्या सोर्स है इस पर भी डिस्कस किया था। उसके बाद हमने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा था। इसलिए समझा था कि हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस में जो डार्क रिएक्शन है, जो लाइट रिएक्शन होता है उसको अच्छे से समझ सके। तो आइए अब हम लोग, आज का टॉपिक है लाइट एंड डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके थ्रू हम लाइट और डार्क रिएक्शन के थ्रू हम फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म को आज अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक क्लोरोप्लास्ट है। मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट जो है मीजोफिल सेल्स में पाया जाता है। कोई लीव्स है वो ग्रीन है, उसका कलर ग्रीन क्यों होता है? इसी क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। तो ये यहाँ तक तो अब मैंने आपको बता दिया था कि प्लांट की लीव्स में मीजोफिल सेल्स होती हैं, मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब ये है एक क्लोरोप्लास्ट, ये एक क्लोरोप्लास्ट है। इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? ये है ग्रेना। ग्रेना जब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक थैलाकॉइड अरेंज होते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रेना। समझ, मान लीजिए थैलाकॉइड जो है वो ग्रेना की एक यूनिट है। मान लीजिए क्वाइन है जो है थैलाकॉइड, एक सिंगल कॉइन है थैलाकॉइड, एक के ऊपर दूसरी कॉइन, दूसरे के ऊपर तीसरी कॉइन, ये जो स्ट्रक्चर मिलके बनेगा सारे कॉइन को, वो क्या होगा? ग्रेना होगा। तो अब क्या होता है? होता ये है कि ये एक थैलाकॉइड के स्ट्रक्चर को मैंने जूम करके दिखाया है। यहाँ आप ये देख लीजिए, ये थैलाकॉइड है जो कि डबल मेम्ब्रेन से मिलकर बना है, जिसकी मेम्ब्रेन फॉस्फेट और लिपिड से मिलकर बनी है। ये है। अब देखिए इसको मैंने थोड़ा और जूम कर दिया है। ये फॉस्फेट है, ये लिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड से, इसकी लिपिड बाई लेयर मेम्ब्रेन से ये मिलकर बना हुआ है। और जो लाइट रिएक्शन का प्रोसेस होता है वो इसी थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होता है। इसी थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है? फोटो सिस्टम्स पाए जाते हैं। इसी थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम पाए जाते हैं, धसे हुए रहते हैं, इसमें भरे पड़े रहते हैं। इसमें तो मैंने दो बनाया है। इसमें थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में ढेर सारे फोटो सिस्टम्स पाए जाते हैं। फोटो सिस्टम पाए जाते हैं। मैंने यहाँ दो फोटो सिस्टम शो किया है, फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो ये जो फोटो सिस्टम, इसका नाम फोटो सिस्टम सेकेंड और फर्स्ट क्यों कह रहे हैं हम? आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? अब क्योंकि जो है ये फोटो सिस्टम, ये फोटो सिस्टम जो 700 लिखा है मैंने, ये पहले खोजा गया था, इसकी डिस्कवरी पहले हो गई थी, इसलिए इसे फोटो सिस्टम फर्स्ट कहते हैं। और इसकी डिस्कवरी इसके बाद हुई थी, इसलिए इसको फोटो सिस्टम सेकेंड कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे देखिए क्या होता है। ये जो फोटो सिस्टम फर्स्ट जो लिखा है, इसके आगे P700 क्यों लिखा है? क्योंकि ये सन की वेवलेंथ की जो 700 nm की लाइट होती है उसको सबसे अच्छे तरह से एब्जॉर्ब करता है, इसलिए यहाँ इसको लिखा है मैंने P700 लिखते हैं। और ये जो इस रिएक्शन सेंटर को PS सेकेंड को P680 क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि ये सनलाइट की जो रेज आती हैं, सनलाइट्स आती हैं, उसकी 680 एनएम वेवलेंथ की लाइट को सबसे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको कहा गया है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको पीएस सेकेंड क्यों कहते हैं, पीएस फर्स्ट क्यों कहते हैं और इसे ऐसे क्यों लिखते हैं। अब ये तो मैंने बता दिया। अब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें जो लाइट यूज होती है वो 400 से 700 nm के बीच की लाइट यूज होती है, जो वेवेग्योर होता है।
अब ना ये इसके इधर की लाइट यूज होगी, ना 700 से ज्यादा लाइट यूज होगी, इसी के बीच में जो लाइट होती है वही यूज होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूवी रेज नहीं यूज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज नहीं यूज होती हैं, इंफ्रारेड नहीं यूज होती हैं। जो भी लाइट यूज होती है वो 400 से 700 nm के बीच की होती है। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक फोटो सिस्टम को मैंने यहाँ जूम करके दिखा दिया है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझिए जो इस समय मैं समझा रही हूँ, क्योंकि आगे जो ये लाइट रिएक्शन है इसको समझने में बहुत हेल्पफुल है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने की वजह से इसका नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। आ गई बात समझ में। अब ये देखिए, मैंने एक फोटो सिस्टम को यहाँ जूम करके ले लिया है, ये आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ आपको ये ब्लू स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ब्लैक दिख रहा होगा, रेड दिख रहा होगा, यहाँ सेंटर में आपको ग्रीन दिख रहा होगा। ये है क्या? ये है पिगमेंट्स। यही पिगमेंट्स जो है, यही पिगमेंट सन की जो लाइट आती है उसकी सनलाइट को जो है यही एब्जॉर्ब करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की सनलाइट को यही पिगमेंट्स याद करते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को आपको समझाया था, उसमें मैंने बताया था कि थैलाक्वाइड में पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल बी पाया जाता है, जेंथोफिल पाया जाता है, फाइकोविलेंस पाया जाता है, कैरोटीनाइड्स पाया जाता है। इसका डिस्कस मैंने पिछले वीडियो में कर चुका था, अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसे जाके देख लीजिएगा। तो क्या है, यहाँ मैंने ये सेंटर में बनाया है, मैंने रिएक्शन सेंटर। मैंने इसको इसमें यहाँ रिएक्शन सेंटर क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है, क्लोरोफिल ए का एक पेयर पाया जा रहा है। अब यहाँ बगल में मैंने यहाँ देखिए क्लोरोफिल बी बनाया है, यहाँ मैंने ये ब्लैक कलर से कैरोटीनाइड्स बनाया है, ये जो है मैंने रेड कलर से जेंथोफिल बनाया है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ये जो डिफरेंट पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए है, बी है, जेंथोफिल है, कैरोटीनाइड्स है, ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को, जो इनकी कैपेसिटी होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जो क्लोरोफिल ए की कैपेसिटी होती है वो उस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इस तरह से ये लाइट एनर्जी देखिए मैंने दिखाया है, रिएक्शन सेंटर पे जो है फोटो सिस्टम पे लाइट एनर्जी पड़ रही है। अब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ ये लाइट आ रही है, सनलाइट ये पड़ रही है क्लोरोफिल बी पे। तो क्लोरोफिल बी पे पड़ने के बाद क्या होगा, क्लोरोफिल बी पे जब लाइट एनर्जी पड़ेगी तो उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं, एनर्जी आ गई है, उसको सनलाइट की एनर्जी मिल गई है। अब वो चैन से नहीं बैठेगा, अब वो कूदेगा, अब वो एक्साइटेड स्टेज में आएगा और वो जंप मारेगा क्लोरोफिल बी से। मान लीजिए यहाँ जेंथोफिल है, उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप मारेगा, अब कूदा तो एनर्जी तो निकल जाएगी, अब ये जो है रिलैक्स हो जाएगा। अब जो ये जेंथोफिल में अब ये ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, और ये जो मैंने बनाया है कैरोटीनाइड्स ब्लैक कलर से, ये अब एक्साइटेड स्टेज में आएगा। अब ये भी चैन से नहीं बैठेगा, पावर बहुत ज्यादा हो गई है, अब ये भी कूदेगा, यहाँ से जेंथोफिल्स में कूद जाएगा। फिर ये जो है, फिर ये जेंथोफिल जो है, अब ये पिगमेंट एक्साइटेड स्टेज में आ जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज में आ जाएंगे। इसी तरह से कर करके ये एक से दूसरे पिगमेंट में ट्रांसफर होते होते अब ये इलेक्ट्रॉन कूद जाएंगे रिएक्शन सेंटर में, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास पहुंच जाएंगे। अब क्या होगा, अब होगा ये कि क्लोरोफिल ए जो है, ये सारी एनर्जी यहां पहुंच गई। अब क्लोरोफिल ए का इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा, एनर्जी इमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, एनर्जी किस फॉर्म में निकालेगा, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में निकालेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? तो अब आइए यहां पहुंचते हैं। यहां ये थैलाक्वाइड है, ये ग्रेना है, इसके एक यूनिट की चर्चा कर रही है, ये थैलाक्वाइड है, ये थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन है। थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन में ही लाइट रिएक्शन
होती है, क्योंकि उसी में फोटो सिस्टम पाया जाता है। फोटो सिस्टम में ही पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं जो कि सन की डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि 400 से 700 nm के बीच होती है। ये एक तरह से समझ लीजिए राजा है और ये सब इसके असिस्टेंट हैं। ये अपनी जो इसको लेना रहता है ये तो एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी भी अपनी अपनी जो कैपेसिटी होती है उस डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके यहाँ तक पहुंचाते हैं। तो अब यहाँ आइए, तो अब ये हुआ लाइट एनर्जी पड़ रही है, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम है, वो जो है उसमें जो है क्लोरोफिल है। अब क्लोरोफिल ए ही रिएक्शन सेंटर होता है। अब जो क्लोरोफिल है, अब उस पर एनर्जी पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन ही एनर्जी है। अब आइए हम यहाँ इसे एक रिएक्शन के टर्म में समझ लेते हैं। लाइट रिएक्शन में जो सबसे पहले प्रोसेस होता है वो एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल होता है, जिसे मैंने आपको अभी यहाँ समझाया था। इतनी बात समझ में आ गई? इस पे लाइट पड़ी, क्लोरोफिल एक्टिवेट हो गए। अब जो है, अब ये क्लोरोफिल पे लाइट पड़ी है तो ये क्लोरोफिल एक्टिवेट हो गए हैं लाइट एनर्जी पड़ने से। अब क्लोरोफिल में इलेक्ट्रॉन निकला, बनाया है, इलेक्ट्रॉन निकला है क्लोरोफिल एक्साइटेड होने से। अब यही इलेक्ट्रॉन है एनर्जी। अब इसका यूज क्या होगा? अब इसका यूज होगा जो एडीपी मॉलिक्यूल होते हैं, जो यहाँ देखिए मैंने साइकिल बनाई है क्लोरोप्लास्ट में, जो एडीपी मॉलिक्यूल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को लेके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुट जाते हैं। जोड़ना है तो जोड़ने में तो एनर्जी लगेगी ही, जुट जाते हैं और जुट के क्या बनाते हैं? एटीपी बनाते हैं। एडीपी ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि इसमें 3 फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं। एडेनिसिन मोनोफॉस्फेट में 1, डाई में 2 और ट्राइफॉस्फेट में 3 होते हैं। ये ज्यादा पावरफुल है। अब ये एडीपी से एटीपी बना एनर्जी लेके, तो अब ये एनर्जी स्टोर हो गई लाइट रिएक्शन में एटीपी के फॉर्म में। अब यही एनर्जी आगे की प्रोसेस को चलाने में काम आएगी। अब ये एनर्जी बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, स्टोर करते जा रहा है, करते जा रहा है एटीपी के फॉर्म में। अब लाइट रिएक्शन के 2 प्रोसेस को हमने डिस्कस कर लिया है, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। यहां आप देख रहे हैं एडीपी से जो क्या बन गया है? एटीपी बन गया है लाइट रिएक्शन में। याद रखिएगा ये लाइट रिएक्शन का सारा प्रोसेस थैलाकोइड मेम्ब्रेन में चल रहा है। अब क्या होगा? अब इसमें होगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में जो है वाटर ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, इसीलिए हम इसको फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान से देखिए। अब ये 4 वाटर मॉलिक्यूल जो है ये लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में ब्रेक होंगे, टूटेंगे। लाइट एनर्जी के पुलिंग इफेक्ट की वजह से ये ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। टूटेंगे किसमें? ये 4H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, या आप इसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं, और 4 हाइड्रोक्सिल आयन में ब्रेक हो गए। यहां तक स्टेप समझ में आ गया? क्लियर? ध्यान से देखिए। अब ये 4 हाइड्रोक्सिल आयन है, अब ये टूटेगा, ये टूटेगा तो क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और ये OH रेडिकल बनाएगा। ये 4OH जो लिखा है ये OH रेडिकल बना रहा है। अब क्या होगा? यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। ये OH रेडिकल ब्रेक होगा लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में, तो क्या होगा? ये 2H2O वाटर बनाएगा और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा, सेल से बाहर चला जाएगा, स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ जाएगा। उसी ऑक्सीजन का यूज तो हम लोग करते हैं अपने रेस्पिरेशन में। देखिए जो साइकिल मैंने बनाई है इसमें जो है ये जो है देखिए ऑक्सीजन जो है बाहर निकल गया। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब चौथा स्टेप लाइट रिएक्शन में क्या होगा रिडक्शन ऑफ NADP।
यहाँ देखिए, अब NADP का रिडक्शन होगा। NADP का रिडक्शन कैसे होगा, ये इसको समझते हैं। अब यहाँ NADP मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीडाइज्ड स्टेज में है, यानी कम एनर्जी है अभी इसके पास। अब ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये तो आपने देखा है, और यहाँ प्रोटॉन भी निकला है, हाइड्रोजन आयन भी निकला है। अब ये NADP जो है, ये 4 हाइड्रोजन आयन लेके और 4 इलेक्ट्रॉन लेके चेंज हो जाएगा NADP में। NADP जो है ये रिड्यूस्ड हो जाएगा, NADP पावरफुल बन जाएगा, ये इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। एनर्जी किस फॉर्म में यहाँ स्टोर होगी, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। यहाँ ATP में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हुई थी, मैंने बताया था, फॉस्फेट बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड के रूप में स्टोर हुई थी। और यहाँ कैसे किस फॉर्म में स्टोर होगी, NADP में इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर करके रख लिया। अब ये पूरा प्रोसेस आपके समझ में आ गया। अब इसको लाइट रिएक्शन नाम दिया गया है, क्यों दिया गया है, क्योंकि ये क्रिया लाइट के प्रेजेंस में होती है, लाइट के प्रेजेंस में होती है, इसीलिए लाइट रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन में हमने देख लिया है कि ऐसी मिलिट्री पावर ATP और NADP का फॉर्मेशन हो रहा है। और एक बात और याद रखिएगा, ये लाइट रिएक्शन में जो भी प्रोसेस हुआ है ये प्योरली फिजिकल रिएक्शन है। यहाँ पूरा ये सब, यहाँ तक ये जो पूरा चल रहा है ये फिजिकल रिएक्शन है। तो अब जो इसमें हमने बना लिया, क्या कर लिया, इसमें क्लोरोफिल का एक्टिवेशन हो गया, हमने ATP बना के रख लिया, एनर्जी ले लिया, खूब एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लिया, हमने वाटर को तोड़ा है, पानी निकाला है और ऑक्सीजन मिला है। और क्या हुआ है, और NADP का भी रिडक्शन हुआ है NADPH के फॉर्म में। अब ये एनर्जी हमने ATP और NADP के फॉर्म में मिल गई है। ये हो गया, ये पूरी तरह से लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन आपको दिख रहा होगा। ये लाइट की प्रेजेंस में है तो जाहिर सी बात है लाइट पे डिपेंड है, तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहेंगे। अब देखिए इस पूरे प्रोसेस की समरी समझ लीजिए, हुआ क्या है, लाइट इन्वॉल्व हुई है लाइट रिएक्शन में, वाटर इन्वॉल्व हुआ है, NADP था, ADP था, 3 और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था, बना क्या इसमें, ऑक्सीजन निकली है, 3 ATP बना है, 3 ATP और 2 NADP बना है। ये NADP नहीं, ये NADPH बना है। अब ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और NADPH की फुल फॉर्म क्या होती है, निकोटीन एमाइड एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होती है, डाइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। अब क्या होगा, यहां तक समझ में आ गई, लाइट रिएक्शन का पूरा प्रोसेस आपके समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे डार्क रिएक्शन क्या होता है। अब जो ये NADPH और ATP जो बना है लाइट रिएक्शन के प्रोसेस में, एसिलिमेटरी पावर जो बना है, अब इसका यूज हम डार्क रिएक्शन में करेंगे। डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, डार्क रिएक्शन इस क्लोरोफिल के स्ट्रोमा पोर्शन में होगा। ये जो क्लोरोफिल में लिक्विड भरा है, जो फ्लूइड भरा है, जो कोलाइडल लिक्विड है, इसमें जो सैक है, जो वाटर है, उसी में क्या होगा, उसी में होगा डार्क रिएक्शन का प्रोसेस। इतना समझ में आ गया, इसीलिए इसको डार्क रिएक्शन कहेंगे, इसमें लाइट की नीड नहीं होगी। अब क्या होगा, अब होगा क्या, इसमें स्ट्रोमा में पाए जाते हैं एंजाइम्स। सारे एंजाइम्स डार्क रिएक्शन में जिस जिस एंजाइम की जरूरत होती है वो सारे एंजाइम जो है स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के। अब हम क्लोरोप्लास्ट में अब डार्क रिएक्शन में हम ATP और NADPH का यूज करके क्या बनाएंगे, हम शुगर बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। अब देखिए प्रोसेस क्या होगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 12 NADPH2 मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में, 18 ATP के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, एक ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 12 NADP बनाएगा
18 एडीपी बनाएगा, 8 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टूट गया, ब्रेक हो गया और 6 वाटर मॉलिक्यूल बन गए। अब इसमें हुआ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज में टूटा है। अब यहां जो है कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन गया है, ग्लूकोज बन गया है। NADPH ब्रेक किया है, अब एनर्जी दिया है डार्क रिएक्शन में तो ब्रेक तो करेगा ही, टूटना तो पड़ेगा ही, तभी तो एनर्जी निकालेगा। और जो लाइट रिएक्शन में ATP एनर्जी स्टोर किया था वो भी डार्क रिएक्शन में खर्च हो गई है और ये ADP में चेंज हो गया है। तो यही पूरा प्रोसेस है लार्क। और एक चीज और याद रखिए, ये केमिकल है, केमिकल प्रोसेस है, पूरा केमिकल रिएक्शन समझ सकते हैं इसको। तो यही पूरा प्रोसेस था, पूरा प्रोसेस यही था लाइट और डार्क रिएक्शन का फोटोसिंथेसिस में। यही मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस की पूरी, जिसमें डार्क रिएक्शन, जिसमें लाइट रिएक्शन चल रहा है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में चल रहा है, डार्क रिएक्शन चल रहा है, स्ट्रोमा में चल रहा है। लाइट रिएक्शन में जो है क्लोरोफिल का एक्टिवेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, ATP का फॉर्मेशन हुआ लाइट रिएक्शन में, वाटर टूटा है और क्या हुआ है, ऑक्सीजन बना है, NADPH का फॉर्मेशन हुआ है। और डार्क रिएक्शन में क्या हुआ, डार्क रिएक्शन जो है स्ट्रोमा में हुआ है क्लोरोप्लास्ट के, और इसमें क्या हुआ है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हुआ है शुगर में या ग्लूकोज में, किसकी मदद से, ATP की मदद से, NADPH की मदद से, और जो इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट थे स्ट्रोमा भाग पार्ट में क्लोरोप्लास्ट के, उसकी मदद से। अब तो आपको फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अच्छी तरह से समझ में, अगर थोड़ा भी डाउट भी इसमें हो तो वीडियो को बार बार देखिए, मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। और जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे आगे की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।